कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग नेशनल इनकम को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इसकी आखिरी थ्योरी पढ़ के पार्ट नंबर 10, जिसके अंदर क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी कवर करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास। और आज फाइनली नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हमने 6 पार्ट लगभग थ्योरी के रखे और 5 पार्ट थ्योरी कवर करा हमने और 5 पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल। एग्जामिनेशन में भी क्लास ऐसे ही आएगा, लगभग 4 नंबर का न्यूमेरिकल और 4 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल और बाकी 5-6 नंबर का आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 10 नेशनल इनकम। डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अब ये एक टॉपिक मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं? तो व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। सन 2014 में, ठीक है, नई सरकार बनी और 2010 की मान लेते हैं और 2020 की मान लेते हैं। ठीक है, सन 2010 जब पुरानी सरकार थी क्लास, ठीक है, अब 2023 नई सरकार है। तब मान लो जो गेहूं है, वीट, उसका प्राइस था 5 रुपए, ठीक है, पर केजी या पर क्विंटल मान लेते हैं, ठीक है, पर टन मान लेते हैं, ठीक है, पर टन, ठीक है। अब जो आज है, जो वीट का जो प्राइस है वो मान लेते हैं क्लास 12 रुपए पर टन है, ठीक है। तो अब पहले जो क्वांटिटी थी वो थी 100, ठीक है, पहले क्वांटिटी क्या थी क्लास 100। तो मान लेते हैं 500 रुपए की देश की जीडीपी थी सन 2010 के अंदर। क्वांटिटी जो थी क्लास 100 टन और प्राइस है 5 रुपए पर टन, तो 500 रुपए क्लास मान लेते हैं देश की जीडीपी थी। आज जो क्वांटिटी बनाई जा रही है क्लास, आज जो क्वांटिटी बनाई जा रही है वो सिर्फ 70 है, ठीक है। तो देश की जीडीपी कितना क्लास हो गया? 840, 12 7 84, 840। तो अगर आप देखोगे तो ये जो करंट ईयर प्राइस पे हमने जीडीपी मेजर किया है, जहां पे इन्फ्लेशन के बाद 5 रुपए से बढ़कर, महंगाई बढ़कर क्लास इन्फ्लेशन के बाद 12 रुपए हो गई है, तो इस जीडीपी को हम लोग जो बोलते हैं क्लास, वो क्या है? हमारा नॉमिनल जीडीपी। व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट ईयर प्राइस, द प्राइस आफ्टर इन्फ्लेशन, तो वो जीडीपी जो है क्लास आपका नॉमिनल जीडीपी है। अब जब यही जीडीपी क्लास बेस ईयर प्राइस पे मेजर किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर प्राइस पे, उसको क्या बोलते हैं क्लास? रियल जीडीपी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 2023 में ये नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी कितना है, तो क्वांटिटी कितनी है क्लास? 70। अब प्राइस पुराना वाला लेना क्लास, बेस ईयर प्राइस, कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस, वो लेंगे 70 × 5 350। तो ये जो 350 देश की जीडीपी है वो नॉमिनल नहीं है, रियल जीडीपी है। और जो 840 जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी है। तो व्हेन जीडीपी मेजर्ड constant year price, previous year price, this is called real GDP. when GDP measure class current year price, new price, तो वो क्या होता है क्लास आपका? nominal GDP। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो अब देखो क्या है, when GDP is measured at base और constant year price, it is called real GDP. when GDP is measured at current year price, it is called nominal GDP, current year price पे। दूसरे डिफरेंस की बात करूं, it is without इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, पुराने प्राइस से मेजर कर रहे हैं। और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी है, इन्फ्लेशन के बाद जो जीडीपी है ये वो जीडीपी है। इट इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर। जो रियल जीडीपी है वो ट्रू इंडिकेटर है, यानी कि ये सही से दिखाता है एक्चुअली वेलफेयर कितना हुआ है। भाई आपने 70 किलो अनाज उगाया है ना, और प्राइस आज 12 रुपए है, तो अभी थोड़ी कह दोगे हम तरक्की कर रहे हैं। भाई प्राइस तो महंगा है, महंगाई भी तो बढ़ गई है। आपके दादाजी की सैलरी मान लेते हैं 500 रुपए थी महीने की, तो आज आपकी सैलरी 15,000 के अराउंड लग जाएगी या 10,000 12,000 के अराउंड लग जाएगी। अगर 12th के पास जस्ट भी अगर जीरो से भी शुरू करते हो, तो आप भी थोड़ी बोलोगे मैं अपने दादाजी से इतना ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। भैया उस 500 रुपये में वो अपना परिवार चलाते थे, आज तुम 10,000 में परिवार चला नहीं पाओगे, बड़ी दिक्कत होगी। तो इन्फ्लेशन मत देखो आप, ये इन्फ्लेशन तो ये ट्रू इंडिकेटर है, ये इन्फ्लेशन की वजह से रेट नहीं बढ़ाता, लेकिन ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है क्लास, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है। ये तो महंगाई जमाने के साथ साथ बढ़ती चली गई है, इसलिए तुम्हारी सैलरी ज़्यादा हो गई। तो आज अगर 12 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नॉमिनल जीडीपी है, इन्फ्लेशन के बाद है, वो ट्रू इंडिकेटर वेलफेयर नहीं करेगा। देश में एक्चुअली में देखना है जीडीपी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, वो आप प्रीवियस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करो, तभी आपको पता चलेगा जीडीपी कितना इंक्रीज हो रहा है कितना नहीं, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी का डिफरेंस आई होप आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब आते हैं जीडीपी डिफ्लेटर
इसी को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर मेजर द चेंज इन एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स अप जीडीपी। देश के अंदर सुई से लेकर जहाज तक जितना भी सामान है उसका एवरेज प्राइस में क्या चेंज आ रहा है। रियल और नॉमिनल जीडीपी का बेसिकली डिफरेंस किसकी वजह से आता है? प्राइस की वजह से। उस प्राइस के चेंजेस को मेजर करता है जीडीपी डिफ्लेटर। इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन द फिजिकल आउटपुट, कि भैया फिजिकल आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है। पहले 100 किलो अनाज उगाते थे, 70 किलो अनाज उगा रहे हो, तो ये इफेक्ट देखता है क्लास जीडीपी डिफ्लेटर। प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से देश की जो जीडीपी चेंज हो रही है ना, उसका इफेक्ट कैंसिल करता है जीडीपी डिफ्लेटर। सिंपल सी बात है, जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। भूलना मत, बहुत कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। पहले ऊपर नॉमिनल आएगा, नीचे रियल आएगा, ध्यान रखना। ऊपर नॉमिनल, नीचे रियल, इनटू 100, तब क्लास आएगा प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। आप भूल जाओ तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन सबसे पहले आता है, फिर ओ पी क्यू आर, आर नीचे आता है। सो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। 1 2 3, इन 3 आइटम में से कोई भी 2 आइटम तुम्हें गिवन हो, तुम तीसरा निकाल लोगे। लाइक प्राइस इंडेक्स दिया है, रियल दिया है, नॉमिनल निकाल लोगे। नॉमिनल दिया है, रियल दिया है, प्राइस इंडेक्स निकाल दोगे। प्राइस इंडेक्स और नॉमिनल दिया है तो रियल जीडीपी निकाल लोगे। यानी कि अगर आप इसको इधर भेजोगे तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब नॉमिनल भेजना है तो प्राइस इंडेक्स इनटू रियल जीडीपी अपॉन 100 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। तो इस तरह से नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से अगर आप यही फॉर्मूला लिखते हो ना, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, इधर प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर, बात बराबर है, एक ही चीज है। तो क्लास आराम से क्लास आप कैलकुलेट कर लोगे। मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला रखा हुआ है, एक क्वेश्चन रखा हुआ है, और आपको क्लास उसका आंसर देना है। एक बार देख के मुझे बताओ कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। देखो और मुझे बताओ। अच्छा, इफ रियल जीडीपी इज 520, नॉमिनल जीडीपी 650, रियल जीडीपी 520 है, नॉमिनल जीडीपी 650 है, प्राइस इंडेक्स निकालना। तो ये रहा ना प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला, क्या लिखोगे? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो नॉमिनल कितना है क्लास? 650, रियल कितना है? 520 इनटू 100। सॉल्व करो क्लास, आएगा 125, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना क्लास आप, इतना ही आएगा। 650 अपॉन 650 इंटू 100 डिवाइड बाई 520, ठीक है। ये आ रहा है 125। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन क्लास आप बना सकते हो। छोटा क्वेश्चन है बट हाँ, एक बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ चुका है, एमसीक्यू में भी क्लास 1 नंबर में भी आ सकता है, तो स्किप मत करना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। बाहर से जो पैसा आपने कमाया, नेट बाहर वालों को दे के माइनस करके जो बचा है, तो इसके अंदर 3 चीजें कवर होती हैं। पहला, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। सुनो, एम्प्लॉइज को देखो, फैक्टर इनकम का मतलब क्या? काम करके पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी कॉम्पनसेशन मिला है एम्प्लॉय को, सैलरी मिला है, वेजेस मिला है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है, वो सारा का सारा एनएफआई का पार्ट है। दूसरा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से क्या मिलता है क्लास? रेंट, प्रॉपर्टी से रेंट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है क्लास? नॉर्मल प्रॉफिट, ये रहा। और फिर क्लास यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉपर्टी, आपने अगर एफडी वगैरह करा रखी है क्लास, तो वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या मिलता है क्लास? प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, प्रॉपर्टी से रॉयल्टी भी मिलती है। मतलब कि कोयले खदान है तो वहां से मुझे रॉयल्टी मिलेगी, मेरी खदान अगर है वो, तो वहां से मुझे रॉयल्टी मिलेगी। कंपनी जो खदान से निकालती है कोयला, वो मुझे रॉयल्टी देगी। तो इसको बोलते हैं रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। पहला वाला क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा वाला रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर क्या है? रिटेन अर्निंग, पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, टैक्स और डिविडेंड बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो रिटेन अर्निंग है। ये 3 के 3 क्या है क्लास? कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई है। पहला, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा क्लास, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। और तीसरा है क्लास रिजर्व्स। ये सारे के सारे क्या है क्लास? एनएफआई के कंपोनेंट है। तो 3 कंपोनेंट एनएफआई का, ऐसे आप क्लास भूलना मत। ये है क्लास डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। ये लास्ट पार्ट, इसके साथ हमारा पूरा का पूरा क्लास नेशनल इनकम ए टू जेड खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का क्या डिफरेंस है? देखो, डेप्रिसिएशन आपने पहले भी पढ़ रखा है, अकाउंट्स के अंदर भी आपने पढ़ा है क्लास 11th में। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम। कोई एसेट, जैसे मेरा क्लास स्क्रीन है ये, ठीक है, डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा हूँ क्लास, तो धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी कम हो गई, 4-5 साल में मे भी स्क्रैप हो जाए, कबाड़ा हो जाए, फिर मुझे बहुत खर्चा करना पड़े रिपेयर के लिए। तो इसकी हर साल जो वैल्यू घट रही है, शुरू में मान लो ये 2 लाख का था, तो अब ये सस्ता हो गया, प्राइस इसकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ। आपका मोबाइल फोन, आपकी गाड़ी, आपका बाइक, स्कूल का साइकिल, कुछ भी
कुछ भी अगर आप यूज करते चले जाओगे ना मशीन्स को, तो मशीन्स की वैल्यू कम होती चली जाए। पुराना पंखा कैसे चलता है, धीरे धीरे अच्छी हवा देता है, नया पंखा अच्छी हवा देता है। तो वही है, डेप्रिसिएशन क्या है, किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाना ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर, यूज, पैसेज ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं क्लास। और ये नॉर्मल है, ये तो होना ही होना है। आप मशीन को इस्तेमाल करोगे, इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये नॉर्मल है। लेकिन कैपिटल लॉस क्या है, आग लग गई, मशीन चोरी हो गई, भूकंप आ गया, पूरी मशीन ढह गई, है ना। तो इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफॉर्सीन ऑब्सोलेंस, है ना। अनफॉर्सीन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इन सब की वजह से क्लास, अगर क्लास एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट। आप इसके लिए प्रोविजन बनाते हो। हम हमेशा डेप्रिसिएशन बनाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं और पैसे बचा के रखते हैं। कल को अगर एसेट की वैल्यू कम होगी, खराब होगी, तो इस पैसे से उसे रिपेयर करा लेंगे। लेकिन इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनता। हम इसलिए पैसे जोड़ नहीं सकते, कल को चोरी हो जाएगी तो इस पैसे से हम लोग असेट को रिप्लेस करेंगे। भूकंप आ जाएगा, सुनामी में बह जाएगी असेट, तो हम लोग क्लास उसके लिए प्रोविजन मानेंगे, इसलिए नहीं होता ये। तो जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए प्रोविजन बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि नुकसान होने वाला है। ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है, ऐसा होता नहीं है, आप उम्मीद नहीं लगाते तो चोरी हो जाएगी, तो इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाते। और अगर डेप्रिसिएशन लगता है, मशीन खराब होती है, तो उसको रिपेयर करा देंगे। ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करेगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा। पहली बात मीनिंग, फिर आप प्रोविजन बनाते हो इसके लिए, और प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता, प्रोडक्शन चलता रहेगा, मशीन रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मशीन ही गायब हो गई, चोरी हो गई, मशीन में आग लग गई, मशीन जल गई, मशीन खराब हो गई, कबाड़ हो गई, तो भैया आप इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बना सकते। और दूसरी बात क्लास, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करेगा। यहाँ पे प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। ये डिफरेंस है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का विद बेसिस। ओके, तो इसके साथ आज हमने नेशनल इनकम पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आई होप ये नेशनल इनकम पूरा का पूरा अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना क्लास, और बताना कैसा लगा आपको ये चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।